नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डज ट्रम्प रियली वांट टू एंड द वॉर और ऑल एफर्ट्स आर जस्ट पीआर स्टंट। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो वास्तव में रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं या उनके द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो एक प्रकार से जनसंपर्क के कर्तव्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो जो इनके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए, जो दिन में 3 से 4 स्टेटमेंट रूस के लिए और जेलेंस्की के लिए दिए जाते हैं, वो क्या अभी तक कोई वास्तव में एक रिजल्ट ला पाए हैं या केवल अपनी छवि को सुधार करने के लिए, अपनी छवि को निखारने के लिए ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जितने सहयोगी हैं, वो सब केवल इसी प्रयास में, इसी को बिल्डअप करने में लगे हुए हैं। कहां से ये मीडिया में मामला उछला है, क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की और देश दुनिया की छोटी छोटी खबरें जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जो इनसे परिचित ना हो। जब से 20 जनवरी 2025 से इन्होंने शपथ लिया है, तब से ये लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इनका प्रयास भी यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार मीडिया इनके चारों तरफ घूमता रहे और ये दे दनादन स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते रहे। जब इनके पास कुछ नहीं स्टेटमेंट के लिए रहता है तो ये अन्य देशों से टैरिफ वार्स और ट्रेड वार शुरू कर देते हैं। नहीं तो यमन, यूक्रेन, हमास, रूस, ये सब तो इनके लिए है ही सब्जेक्ट। तो वर्तमान में मीडिया में और जो जानकार लोग हैं, उनका ये मानना है कि ट्रंप साहब जो ये सब कर रहे हैं, जितनी कसरत कर रहे हैं, ये एक कर्तव्य के सिवा कुछ नहीं है और इनका उद्देश्य शांति वांति स्थापित करना बिल्कुल भी नहीं है। इनके अपने व्यक्तिगत और जो यूएसए के हित हैं, बस उन्हीं को साधने में लगे हुए हैं। इस समय जो मेन जो वीडियो है उसमें आते हैं। जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस समय रशिया यूक्रेन युद्ध, जो कि पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है और हजारों की संख्या में दोनों तरफ से लोग जो है मारे जा चुके हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग देशों के नागरिक दोनों देशों की तरफ से लड़ करके अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन सब के बीच में शांति स्थापित करने को लेकर के मध्यस्थ की भूमिका में है। वास्तव में यूएसए मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है, केवल डोनाल्ड ट्रंप जो है एज ए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं मध्यस्थता वाली, वो नॉर्मली पूरी दुनिया में एक ये इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है कि बहुत धीरे धीरे और फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से चला जाता है कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, बस धीरे धीरे आगे चीजों को बढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो ट्रंप साहब का जो टोन है, वो कुछ इस प्रकार का दर्शाता है कि जैसे कुछ अर्जेंसी है, कुछ इमरजेंसी है, जल्दी से जो है डील हो जाए, जल्दी से शांति स्थापना हो जाए। जो ये मीडिएशन है या सीज फायर है या युद्ध को रोकना है या दो देशों के बीच में समझौता कराना है, ये इन सब चीजों में जिस प्रोसेस को नॉर्मली अपनाया जाता है, ये जो अर्जेंसी वाला प्रोसेस है, ये सामान्य सिद्धांतों के विपरीत है। वो स्वयं ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जल्दी से आप कर लीजिए, जल्दी से अपनी सेनाएं पीछे कर लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, इस तरह से करते हैं। वहीं उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके सबसे नजदीकी माने जाते हैं, मार्को रूबियो, जो कि इस समय यूएसए में समझ लीजिए गृह मंत्री की भूमिका में है, और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो दोनों ट्रंप साहब के कार्यों के लिए प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। जैसे कि बीच में ये जो जेडी वेंस है, इनका जो जब जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बहस चल रही थी, तब इन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट इज ए ग्रेट गाय, मतलब जो ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये बड़े महान आदमी हैं। पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, आप समझ सकते हैं।
ऐसे ही जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट साहब शांति के लिए काम कर रहे हैं, वो नोबेल पीस प्राइज के जो है उसमें लाइन में आ गए हैं। इनको जल्दी ही जो है इनके जो महान जो प्रयास हैं शांति स्थापना के लिए यूक्रेन में, इनको जल्दी ही उसके लिए पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये सभी जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो केवल ये दिखाते हैं कि किसी प्रकार ट्रंप की छवि को पूरी दुनिया में निखारना है। एक कह रहा है कि शांति का दूत है, दूसरा कह रहा है कि वो महापुरुष है। तो ये केवल छवि को सुधारना और छवि को बनाना ही एकमात्र उद्देश्य लगता है। इसमें जो शांति स्थापना, युद्ध रोकना है, ये सब चीजें गौण हो जाती है। जब से वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप, तब से जो वो और उनका जो प्रशासन है, जो उनकी टीम है, वो लगातार लगी हुई है कि जहां कहीं सीज फायर हो सकता है, चाहे युद्ध हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, वो युद्ध विराम करा के दम लेंगे। जहां उनको लगता है कि हल्की सी भी लड़ाई हो सकती है, वो पहले बोलते हैं कि सीज फायर हम करवा देंगे। हाल ही में जब मोदी जी गए थे वाशिंगटन दौरे पे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे इस समय भारत चीन के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चाहें तो जो है हम चीन और भारत के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर युद्ध नहीं भी हो रहा है तो भी ट्रंप साहब मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। और जब से वो बने हैं तब से वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाए, रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाए। लेकिन इन सब सीज फायर का जो मुख्य पर्पस है वो कहीं भी शांति की स्थापना नहीं है। हाँ, वो ये चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन युद्ध रोकने का मतलब ये नहीं है कि वो शांति भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अशांति बनी रहे, क्योंकि अगर अशांति नहीं बनेगी और युद्ध नहीं होंगे तो फिर वो सीज फायर किस में कराएंगे। जो दुनिया में जाने माने वैश्विक जो राजनीतिज्ञ हैं और उसके एक्सपर्ट्स हैं जो भू राजनीति के, उनका कहना है कि जो ट्रंप साहब है वो एक प्योर बिजनेसमैन है। वो एक राजनीतिज्ञ कम है और बिजनेसमैन एक व्यापारी ज्यादा है। वो ये अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वो आर्ट ऑफ डीलिंग, कैसे चीजों को डील किया जाए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, स्वयं को उसका मास्टर साबित करना चाहते हैं। और ये व्यापार, किसी भी व्यापार और सफल व्यापारी की और सफल व्यापार की मूलभूत आवश्यकता है कि वो डीलिंग का एक्सपर्ट हो। अगर डीलिंग का, लाइजनिंग का एक्सपर्ट है तो उसको सफल व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका कहना है डूइंग समथिंग फॉर नथिंग इन रिटर्न इज नॉट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। किसी भी व्यापारी के लिए बिना किसी बदले के कुछ भी करना ये बिजनेस नहीं कहलाता है। और ट्रंप साहब तो एक माहिर व्यापारी हैं, तो वो बिना कुछ कंपनसेशन में प्राप्त हुए बिना कुछ भी नहीं करते हैं। यही से लगता है कि उनका उद्देश्य है कुछ प्राप्त करना, इन सीज फायर से, इन युद्ध विरामों से कुछ प्राप्त करना, ना कि शांति स्थापित करना। एज ए बिजनेसमैन उन्होंने जो है स्वयं को स्थापित करने में, खुद की ब्रांडिंग करने में दशकों लगा दिए हैं, जिससे कि वो साबित हो सके कि वो एक अल्टीमेट डील मेकर हैं। स्वाभाविक रूप से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसा कोई साल 2 साल नहीं होता है जब कोई बड़ी डील न करे, किसी दूसरी कंपनी को एनेक्स न करे, किसी दूसरी कंपनी से कोलैबोरेशन न करे। इन सभी परिस्थितियों में कंपनी को फायदा तभी होता है जब वो एक अच्छी डील कर पाए अपने हित में, अपने फेवर में। तो ट्रंप साहब ने पिछले दशकों में इस पर एक मास्टरी पाई है और वो इसी मास्टरी के माध्यम से विश्व को जो है ये साबित करना चाहते हैं कि ही इज ए गुड डील मेकर। और वो इसी जो डील बनाने की उनकी कला है, डील करने की जो कला है, उसी को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी तक वो व्यापार में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब वो विश्व राजनीति में ये डील कैसे की जाती है इसका जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब एक बार अगर वो अपने प्रयासों से यूक्रेन और रूस का वार रुकवा पाए तो यह साबित हो जाएगा कि वो एक सच्चे, वास्तव में एक सच्चे जो है नेता है विश्व के। और वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया, और आने वाले समय में जो विश्व की और भी समस्याएं पैदा होंगी उनका भी समाधान ट्रंप साहब के पास होगा।
अगर वो यूक्रेन रशिया जैसा जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वार है, जिसमें एक तरफ पूरा यूरोप खड़ा है, एक तरफ रशिया खड़ा है, अभी तक अमेरिका भी यूरोप के साथ था, अब जो है अगर वो शांति स्थापित कर लेते हैं तो बाकी जितने भी विश्व के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो जिनपिंग हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कनाडा के राष्ट्रपति हो, ये सब जो है पीछे हो जाएंगे और नंबर 1 नेता नंबर 1 ये साबित हो जाएगा कि ट्रंप साहब ही पूरे विश्व के नेता नंबर 1 है और वही जो है विश्व को आगे एक दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। वो न केवल अपने सहयोगियों के बीच में जो है अल्टीमेट लीडर स्थापित होंगे, बल्कि अपने जो विरोधी हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे कि पुतिन, जिनपिंग, इन लोगों के बीच में भी एक सर्वमान्य नेता की छवि जो है उनकी सामने आएगी, अगर वो इस युद्ध को रुकवा पाते हैं। जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने पहले बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के ऊपर दबाव डाला कि वो जल्दी से डील कर लें, और डील भी उनको वो करनी है जो ट्रंप ने जो है उसकी शर्तें निर्धारित की हैं। और ये जो ट्रंप की शर्तें जो निर्धारित की है ट्रंप ने और उनके प्रशासन के द्वारा, वो कैसे मालूम चलेगी नेतन्याहू और हमास को? तो उन्होंने अपना एक स्पेशल इन्वॉय विटकॉफ उसको हर जगह पर भेजते हैं और बता देते हैं कि ट्रंप साहब ये चाहते हैं, आप दोनों लोगों को ये मानना पड़ेगा, आप अगर अपनी शर्तों पर तैयार हैं तो भी वो बेकार हैं, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वही सही है और वही दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। उसके बाद जब एक बार वो हमास और इजराइल में जो है नेतन्याहू में सीज फायर करवा पाए, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन वाले जो मुद्दा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध, उसमें तेजी लाई और ये पूरा दबाव डाला यूक्रेन के ऊपर कि चाहे वो सब कुछ रशिया को हार जाए लेकिन वो डील कर ले। सब कुछ मतलब लूज करने का मतलब है कि लगभग 1/3 से 1/4 हिस्से पे रूस कब्जा कर चुका है, क्रेमलिन पे ऑलरेडी उसका कब्जा है, वो सब अगर छूट भी जाए तो भी वो किसी प्रकार डील कर ले, शांति एक बार हो जाए और वो एक बार ये साबित हो जाए कि ट्रंप साहब बस ट्रंप साहब हैं और कोई इस काम को नहीं करा सकता था। लेकिन एक और बात जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो भी जब कभी कुछ बेचता है और उसके लिए प्रयास लगाता है तो उसके बदले में कुछ चाहता भी है। अगर वो कहीं पर कुछ प्रयास लगा रहा है, कुछ मेहनत लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके बदले में कुछ चाहता है। और जो जो लोग उनके कहने से डील कर रहे हैं उन सबको उसका जो है मूल्य चुकाना पड़ेगा। किस चीज का मूल्य चुकाना पड़ेगा? ट्रंप से मध्यस्थता करवाने का, एक व्यापारी से मध्यस्थता करवाने का। अब अगर हमास यूक्रेन युद्ध को लेते हैं तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ट्रंप साहब जो पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्र है उसको यूएस की टेरिटरी बनाना चाहते हैं। तो जो हमास और फिलिस्तीन के लोग हैं उनका अपना घर, उनकी अपनी जमीन, उनकी अपनी आइडेंटिटी, सब कुछ वो इस सीज फायर के मूल्य के रूप में चुकाएंगे, क्योंकि उनको पूरी गाजा पट्टी चाहिए। अब आप देखिए इजराइल को क्या नुकसान होगा, इजराइल मूल्य कैसे चुकाएगा? इजराइल के बिल्कुल सिर के ऊपर उसका बॉस बैठ जाएगा। कहीं भी कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता है, कोई भी छोटा देश ये नहीं चाहता है कि उसके बगल में इतनी बड़ी शक्ति आकर के बैठ जाए और उसके अंदरूनी बाहरी बिजनेस, सैन्य, सभी मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगे। ये कोई भी देश नहीं चाहेगा, लेकिन इजराइल की मजबूरी है और वो इसका प्राइस चुकाएगा। उसकी अपनी संप्रभुता को उसको खोना पड़ेगा और उसकी जो सुप्रीमेसी है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के देश जो इजराइल से डरते हैं, घबराते हैं, भले वो दुश्मनी मानते हैं लेकिन दुस्साहस तो कर सकते हैं, ईरान जैसे देश, यमन जैसे देश, लेकिन वो जानते हैं कि इजराइल का वो कुछ कर नहीं पाएंगे।
तो इजराइल को अपनी संप्रभुता से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश जो कि उनका बॉस है विश्व में, उनके बगल में आके बैठेगा। वो ये बताएगा कि किस देश से आपको हथियार खरीदने हैं, किस देश से नहीं खरीदना है, किस देश को बेचना है, किसको नहीं बेचना है, किस देश के साथ आप कौन से समझौते करेंगे, किस देश के ऊपर आप कितना टैरिफ लगाएंगे। ये सब चीजें अगर बगल में यूएसए बैठ गया तो वो निर्धारित करेगा। तो मित्रों, दोनों पक्षों को इसमें खोना पड़ेगा। एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये वो इजराइल वाला क्षेत्र है जहां पर विवाद चल रहा है, और ये गाजा पट्टी है। आप समझिए, अगर इस जगह पे यूएसए आ गया तो जो मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, टर्की, और जो इधर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये जितना क्षेत्र है, और इधर से जो अरब सागर में होते हुए, रेड सी में होते हुए सीधे ये हिंद महासागर में आएगा, इन सब क्षेत्रों पे यूएसए की दखल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सुपर पावर, विश्व की नंबर 1 शक्ति यहां पे बैठी हुई है। इसके अतिरिक्त जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो आने वाले अगले जो 2-4 दशक के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट का महत्व बढ़ेगा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, वहां की मार्केट बड़ी बनेगी, तो उस पर भी पूरा इफेक्ट डालेगा। वर्तमान में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यूएसए और यूरोप की कंट्रीज का उतना दबदबा नहीं है जितना कि दबदबा पुतिन का, जिनपिंग का या मोदी जी का है। इन 3 देशों को अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादा महत्व देते हैं बजाय यूरोप और अमेरिका के। तो अपने इस पर्पस को भी इसी प्रकार से वो सॉल्व कर लेंगे। यहां से बैठ के वो अटलांटिक महासागर में अपना हस्तक्षेप करेंगे, हिंद महासागर में हस्तक्षेप करेंगे, जो ये रेड सी वाला रास्ता है सुएज कैनाल का, इसको नियंत्रित करेंगे। तो विश्व के लगभग इतने बड़े हिस्से का व्यापार को वो निर्धारित करेंगे। यहां से जो तेल का व्यापार होता है उसको निर्धारित करेंगे। ये सारे फायदे यूएसए को तुरंत मिलेंगे, और जो दोनों देश है, अर्थात जो हमास और इजराइल, दोनों केवल मुंह बना के रह जाएंगे। अब आइए अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें अगर डील हो जाती है सीज फायर की, तो यूक्रेन क्या खोएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि यूक्रेन को अपने वो सभी क्षेत्र जो है रशिया को देने पड़ेंगे जो रशिया ने जीत रखे हैं। क्रेमलिन पर से उनका अधिकार परमानेंट समाप्त हो जाएगा। ये तो रशिया छीन के ले जाएगा। इसके अलावा ट्रंप साहब ने या जो बाइडेन के समय यूएसए ने मदद की थी यूक्रेन की, उस समय जितना भी पैसा दिया गया था उसकी वसूली डोनाल्ड ट्रंप या तो रेयर मिनरल माइंस जो है उनकी यूरोप में, यूक्रेन में, उन पर कब्जा करेंगे, और नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये नहीं देना चाहते हो तो जो अपने पावर हाउसेज हैं वो सब यूएस को दे दो संचालित करने के लिए। तो दोनों तरफ से जो है यूक्रेन को केवल नुकसान और नुकसान है। कुछ लाभ रशिया ले जाएगा और बचा कुचा जो है वो यूएसए ले लेगा। अब रशिया की स्थिति देखते हैं। रशिया को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, कुछ टेरिटरी उनको मिल जाएगी, जो उनका पुराना खोया हुआ क्षेत्र है। जब यूएसएसआर के बाद, सोवियत यूनियन के बाद जो रशिया बना, बहुत से देश अलग हो गए, तो उनको कुछ हिस्सा थोड़ा सा जरूर उनका वापस आ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत रशिया को भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस कारण से उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया था कि वो नाटो का सदस्य बनने जा रहा है, और नाटो के सदस्य बनने से उनकी जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो असुरक्षित हो रही हैं, तो वही समस्या दोबारा आ जाएगी। अभी तक केवल नाटो था, अब उनके बिल्कुल पड़ोस में यूएसए बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? अगर वो रेयर मिनरल माइंस पर कब्जा करता है तो भी यूएसए की सेनाएं यहां पे आएंगी। अगर वो पावर हाउस पे कब्जा करता है तो भी यहां यूएसए की सेनाएं आएंगी। और ये तो पक्का है कि अगर यूएसए का एक बार यूक्रेन में एंट्री हो गई तो आने वाले कई वर्षों तक जो वहां सरकार बनेगी वो केवल यूएसए की कठपुतली होगी। तो एक यूएसए पावर जो देश है, जो यूएसए की सपोर्ट में है, वो रशिया के बगल में परमानेंट स्थापित हो जाएगा। और रूस का एक सरदर्द, जो अब छोटा सा सरदर्द था यूक्रेन का, वो एक बहुत बड़े सरदर्द के रूप में सामने आएगा।
तो अगर किसी ने ट्रंप के हिसाब से डील कर लिया तो एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो ट्रंप साहब हैं और जो यूएसए है, उन दोनों को तात्कालिक रूप से भी कुछ फायदा होगा और बहुत सा फायदा ऐसा होगा जो लंबे समय तक उनको मिलता रहेगा। लंबे समय तक कैसे मिलेगा कि अगर हम एक बार गजा में बैठ गए, एक बार यूक्रेन में बैठ गए, तो आने वाले समय में हम यूक्रेन की सरकार को भी निर्धारित करेंगे, इजराइल की सरकार को भी निर्धारित करेंगे, अगल बगल के 4, 6, 8, 10 देश और हैं, उनके व्यापार, उनकी नीतियां, उस सब चीजों को हम निर्धारित करेंगे। ये लॉन्ग टर्म फायदा है। और शॉर्ट टर्म फायदा ये है कि जो ट्रंप साहब की छवि है, यूएसए की छवि है, वो एक सर्वमान्य लीडर की उभर के आएगी। अब ये है हमारा यूक्रेन, और इसमें बहुत बड़े हिस्से में मान के चलिए कि रशिया ने कब्जा कर रखा है। और आने वाले दिनों में पूरे यूरोप को जो है, जो यूरोप अभी तक धमकी दे रहा है ट्रंप को, वो किसी न किसी प्रकार से यूएसए यूक्रेन में बैठ के यूरोप के देशों को नियंत्रित करेगा। दूसरी तरफ रशिया पे दबाव डालेगा, इधर यूक्रेन पे दबाव डालेगा, उधर यूरोपियन यूनियन को कंट्रोल करेगा। तो ट्रंप साहब एक प्योर बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी प्रकार यूएसए को सुपर पावर बनाना, चाहे वो हमास के हजारों लोगों को बेघर करके, उनको मौत के घाट उतार करके, या उनको अलग अलग अफ्रीकी देशों में जो बंजारों की तरह रीसेटल करा करके मिले, चाहे यूक्रेन के जो बच्चे हैं और जो वहां के बूढ़े बड़े और नागरिक हैं उनकी संप्रभुता को छीन करके मिले, लेकिन बस उन्हें यूएसए यूएसए और सिर्फ यूएसए। अगर यूएसए के बाद अगर कुछ है तो वो ट्रंप साहब खुद हैं, जिसकी छवि उन्हें निखारनी है और आने वाले समय में नोबेल पीस प्राइज लेना है। तो मित्रों, ये था मेरा विश्लेषण कि क्या वास्तव में ट्रंप साहब युद्ध को रोकना चाहते हैं या केवल अपनी छवि को निखार रहे हैं। अगर हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, धन्यवाद।